किताब की दुनिया की आज की मेहमान कथाकार उपन्यासकार नासिरा शर्मा हैं। नासिरा जी का जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ। हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और पश्तो भाषाओं पर आपकी गहरी पकड़ है। ईरानी समाज और राजनीति के अलावा साहित्य, कला और संस्कृति के अहम विषयों में उनका गहरा दखल है। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के राजनीतिज्ञों और अनेक जाने माने बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने साक्षात्कार किए जो बहुचर्चित रहे। जर्मन और फ्रांसीसी टीवी के लिए युद्धबंदियों पर बनी फिल्म में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सृजनात्मक लेखन के अलावा स्वतंत्र पत्रकारितागत लेखन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके प्रकाशित उपन्यास हैं 7 नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी और जिंदा मुहावरे। उनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं शामी कागज, पत्थर गली, संगसार और इब्ने मरियम। शाहनामा फिरदौसी, इकोज ऑफ इरानियन रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट पोएट्री, किस्सा जाम का, बर्निंग फायर और काली छोटी मछली ये उनके कुछ प्रमुख अनुवाद हैं। अफगानिस्तान का संपूर्ण और 2 खंडों में अध्ययन उन्होंने बुज़्तशी का मैदान प्रकाशित कराया है। उन्होंने क्षितिज पार शीर्षक से राजस्थानी लेखकों की कृतियों का और वर्तमान साहित्य के महिला लेखन अंक का संपादन भी किया। इसके अलावा सारिका और पुनश्च पत्रिकाओं के ईरानी कथा विशेषांकों का संयोजन और अनुवाद कार्य किया। सबीना के 40 चोर शीर्षक से उन्होंने एक नाटक भी लिखा। उन्होंने कुछ टेलीफिल्में भी लिखीं। कुछ प्रमुख हैं तड़प, दहलीज, सेमल का दरख्त, वापसी और माँ इत्यादि। उनका नवीनतम कथा संग्रह सबीना के 40 चोर है, जिसका प्रकाशन किताब घर ने किया है। खुद लेखिका का इन कहानियों के बारे में कहना है, इसमें क्या शक कि पिछली 5 दहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत उन्नति की है, मगर एक सच और भी है कि हमने अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति से नाता तोड़ भविष्य को पकड़ने की कोशिश में बहुत कुछ खोया भी है। तरक्की करने की धुन में हर दिन व्यावहारिक बनने की चाह में हम बहुत तेज दौड़े हैं। इस बदहवास जल्दबाजी में हमसे क्या गुम हुआ, उसी की खोज में इन कहानियों का जन्म हुआ है। सबीना के 40 चोर पर बातचीत करने के लिए हमने नासिरा शर्मा और प्रकाश मनु को आमंत्रित किया है। सबीना के 40 चोर की कहानियों को पढ़ना एक विचलित कर देने वाला अनुभव है। इसे पढ़ते हुए मैंने लगातार खुद को समृद्ध और किसी हद तक स्तब्ध भी महसूस किया, इसलिए कि एक ऐसी दुनिया खुलती है इन कहानियों में जिस दुनिया की धुंधली सी पहचान तो मुझे थी, लेकिन जिस जिंदा दिली के साथ वो खुलती है वो एक अजब सा अनुभव था मेरे लिए। उसमें मेहनत कश लोगों की कहानियाँ हैं, उसमें मोची हैं, धोबी हैं, बर्तन की कलाई करने वाले हैं, पतंग सास हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं और उनके इतनी ज़िंदा पोर्ट्रेट हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि शायद ही मैंने किसी और कहानी संग्रह में इतने ज़िंदा पात्रों को देखा हो। तो ये पात्र आपको कहाँ से मिले और इस तरह की कहानियाँ क्या आपने सोच कर लिखी थी, ये एक ही दौर में लिखी गई या अलग अलग दौर की कहानियों को इस संग्रह में आपने एक साथ रखा है? मुझे लगता है कि इन कहानियों का पूरा अगर आप कैनवास देखें तो समय का कैनवास रहा है तकरीबन 15 साल जी। और शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि आया बसंत सखी मैंने बहुत पहले लिखा था
और उसके बाद जो उसकी आखिरी कहानी है ततैया और इमाम साहब, अच्छा। वो इमाम साहब मैंने लिखा है 98 में। अच्छा। मुझे लगता है कि हमने तरक्की तो बहुत की पिछले 50 सालों में। आप आजकल मैं जैसे यूपी के छोटे शहरों में जाती हूँ तो मुझे लगता है इतनी चौड़ी और हसीन सड़कों का जाल बिछा है हिंदुस्तान में, और दिल उमंग से भर जाता है। दोनों तरफ अमराइयाँ हैं या किसी और जैसे धान के खेत हैं, तो वो सारे हुस्न के बाद जब आप ये देखते हैं कि उन किसानों के पास कुछ नहीं है, हाँ, हाँ, तो फिर मेरा एक देखने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है उन सड़कों के पीछे का सच, कि आप तो सरसराती कार में गुजर रहे हैं, लेकिन उन खेतों में काम करने वाले, उन आम के बाग को पूरे साल देखने वाले, उन लोगों तक क्या पहुंचता है। हाँ, एक दुनिया जो दिखाई पड़ती है जी। और एक दुनिया जो उसके अंदर है। और पिछले 50 साल में देखिए जमींदारी के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन हम ये भूल गए कि हम चल तो बहुत आगे रहे हैं, लेकिन पीछे क्या छूट रहा है। इस चीज़ का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता था, और पता नहीं क्यों मुझे ये किरदार ज़्यादा परेशान करते थे कि एक मुची है और वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे, लगातार एक ही काम करे जा रहा है। इसके ख्वाब क्या हैं, ये कैसे जीना चाहता है, क्या ये सोचता है। तो मुझे बाज़ वक़्त बहुत परेशानी होती है। और मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा मैं अलीगढ़ के जो कठपुला है उससे मैं आ रही थी कार में, और बेहद तेज़ गर्मी थी, और उस गर्मी में जो नीचे झोपड़पट्टी वाले थे इतने बेहाल होके निकले थे कि मैं सर दर्द का शिकार हो गई। तकरीबन 4-5 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। नौसिया और ये बस बार बार लगे कि इन लोग जीते कैसे, कैसे सांस लेते हैं। और मुझे पूरा हक है इस तरह के लोगों को उठाने का। बहुत अच्छी बात। जिनको एक ज़िंदगी मिली है, जिनको बताया जाता है कि भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनको आज़ाद हिंदुस्तान ने क्या दिया। ये पात्र जब आपकी कहानियों में आते हैं तो उनके साथ ज़िंदगी के दृश्य आते हैं, दृश्य खंड आते हैं। ये उस तरह से नहीं आते। मैं देखता हूँ जैसे जनवादी कहानियों में कुछ ख़ास तरह के मुहावरे बन गए और उसमें कुछ मुद्राओं के साथ पात्र आते हैं, कुछ ख़ास तरह के चार्ज्ड पात्र आते हैं। वे विद्रोह करते हैं, कई बार मुट्ठियाँ भांजते हैं, और इस तरह के विद्रोह कई बार झूठे और नकली भी लगते हैं, और उससे अनास्था भी होने लगती है। मैं ये देखता हूँ कि आपने पता नहीं सायास या अनायास इन पात्रों में विद्रोह तो है, लेकिन उस तरह का विद्रोह नहीं है जो हमें नकली लगे। मैं जब गुजरती हूँ कहीं से तो मेरी आंखों के सामने पूरा परिदृश्य रहता है। उसमें से जो चीज़ मुझे पसंद आती है, मेरे दिल पे चोट करती है, मेरे दिमाग को प्रोवोक करती, मैं वो किरदार उठाती हूँ। और मानी बात है कि वो आप किसी खिलौने की दुकान पे जाएं तो खिलौना बच्चा अपनी पसंद का उठाता है। किताबों की दुकान पे जाएं, ढेरों किताबों के बीच में आप एक ही ख़ास किताब क्यों उठाते हैं। इतने ढेर सारे किरदारों के बीच में मुझे वो किरदार क्यों अलग से दिखते हैं। और रहा दिखे व्यथा की बात, तो मुझे लगता है कि व्यथा का जो संसार है, पीड़ा का जो संसार है, उसको आप वर्गों में तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जो निम्न वर्ग है या मध्य वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग है, उसकी जो व्यथा है वो रोटी की भी है और संबंधों की भी है, संवेदना की। तो मुझे लगता है कि मेरे लेखक के दोनों पल्ले जो हैं वो संतुलित हो जाते हैं इन दोनों से। लेकिन अगर मैं बहुत अमीर लोगों की कहानियाँ लिखूं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रोटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे इच्छाएं इतनी नहीं होंगी, सब चीज़ें उनको मिली होगी। उनको जो परेशानी होगी वो संबंधों की होगी, संवेदना की होगी, अपने को गलत रीड किए जाने की होगी। तो मुझे लगता है कि मुझे ये वर्ग जो है अपने चारों तरफ कहानियों से लिपटा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि इनकी कहानियाँ हैं, दुख की कहानियाँ हैं, भूख की कहानियाँ हैं। और शायद मैं नारा इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि देखिए विचारधारा तो किसी न किसी राइटर की कुछ होती है, लेकिन विचारधारा में अगर आप पूरा जोड़ लीजिए अपनी कलम को,
तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी हर लेखन से आगे, ज़िंदगी हर धर्म से आगे, ज़िंदगी हर विचारधारा से आगे चली जाती है। हाँ, आपका शायद ये कहना है कि विचार उन कहानियों में है तो, लेकिन विचार बड़ा छिपे हुए तौर पर है, वो विचार से संचालित होती हुई कहानियां नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक मरतबा ये मैं अफ़गानिस्तान जा रही थी, तो मेरे साथ जो थी वहाँ की महिला संस्था की चेयरमैन भी थी, जो यहाँ किसी मीटिंग से गुजर के जा रही थी। तो उन्होंने कहा आपकी थिंकिंग तो है, तो क्या आप किस जनवादी उसकी मेंबर हैं? तो मैंने कहा देखिए मैं मेंबर नहीं बन सकती, मेरी थिंकिंग हो सकती है वैसे, क्योंकि अगर मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो एज अ लेखक मेरा कलम जो है आज़ाद नहीं रहेगा। और उनको ये बात बड़ी परेशान कर गई थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे आज लगता है कि मैं जड़ इसीलिए नहीं हो पाई हूँ। मेरे यहाँ ज़िंदगी अपने पूरे निखार के साथ इसीलिए आती है कि मैं कहीं भी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होती हूँ। आपके जो गरीब पात्र हैं, जिनके प्रति आप सहानुभूति भी चाहती हैं, लेकिन उन गरीब पात्रों को भी बहुत ज़्यादा आप या ना ग्लैमर नहीं देती हैं। अगर उन्हें अच्छा दिखाना है तो ऐसा अच्छा नहीं कि उसमें कमजोरियां ना हो या उनमें बुराइयां ना हो। अब जैसे पतंग साज वाली कहानी है, तो पतंग साज की गरीबी की कहानी है, वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है उसकी कहानी है। लेकिन इसकी भी कहानी है कि एक दूसरा पतंग साज उसमें छेद कर जाता है पतंगों में और ये परेशानियां पैदा करता है। ना उनके आपस के जो अंतर्विरोध हैं, ईर्ष्याएं हैं, जलन है, वो सब भी है। वो अपनी सारे ये जो पात्र हैं अपनी कमजोरियों के साथ हैं, अपनी बुराइयों के साथ हैं, वो ज़्यादा मानवीय चरित्र हैं। कुछ इस तरह का मुझे आपकी कहानियों में लगता है। मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से शायद पाठक वर्ग, जिसको मैं अपनी दौलत कहती हूँ, उसी पे मेरी नज़र भी रहती है। और मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इन कहानियों को पढ़ के मुझ तक पहुँचती हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं पे सच ज़रूर है। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई गरीब या शोषित पात्र है तो उसके प्रति अगर सहानुभूति आपको दिखानी है तो उसे अच्छा ही दिखाया जाए? इस तरह की चीज़ नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा गलत है, क्योंकि एक इंसान को गलत तरीके से समझना है, क्योंकि गरीब भी तो सारी कमज़ोरियों के साथ होगा और अच्छाइयों के साथ होगा, और अमीर भी तो अपनी सारी अच्छाइयों, मतलब एक इंसान को ज़रा देखिए तो कि उसका पूरा व्यक्तित्व कैसा है। और मुझे लगता है बिना कमज़ोरी के इंसान में खूबसूरती नहीं रहेगी। अच्छी बात है। सारी खूबसूरती उसकी कमज़ोरी है, और फिर उस कमज़ोरी से जिजीविषा जो निकलती है और जो टकराहट होती है, मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। यानी शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से आपकी कहानियाँ मुझे टाइप्ड या किसी खास पैटर्न की कहानियाँ नहीं लगती हैं। लेकिन इन कहानियों को लिखते हुए नासिरा जी, क्या आपको ये नहीं लगा कि आज की जो एक नकचढ़ी आलोचना है, जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद जैसी चीज़ें आ रही हैं और जो एक तरह का पूंजीवादी षड्यंत्र है ना, जिसमें स्थितियों का संघर्ष पूरी तरह उभर ना पाए, इसलिए ये कहा गया कि ये लड़ाइयाँ तो बेकार हैं। क्या गरीब आदमी की बात की जा रही है? क्या भूख की बात की जा रही है? भूख तो पुरानी चीज़ हो गई, गरीबी की क्या बात की जाए? और बातें कुछ और होनी चाहिए। हम आधुनिक से उत्तर आधुनिक हो गए हैं, तो फिर अपने अंदर की छद्म लड़ाइयों की बात की जाए, नकली सुख दुखों की बात की जाए। इस तरह से आपको पुराना समझे जाने का और पिछड़ा हुआ समझे जाने का खतरा नहीं महसूस हुआ क्या? नहीं, खतरा इसलिए महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये सोच के किया ही नहीं कि किस तरह से मैं प्रगतिशील बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी बातें वक्त की हैं, और वक्त हमेशा एक लिबास पहन के आता है जो दूसरे वक्त के आते ही अपनी जगह छोड़ देता है। लेकिन हाँ, अभी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये अमिताभ जी ने हमारी 2 किताबों पे समीक्षा की थी, और उसकी शुरुआत उन्होंने इस तरह की थी कि लेखिकाओं की चीज़ों को पिछड़ा जो कहा जाता है उसका इल्ज़ाम नासा शर्मा पे आ सकता है, क्योंकि वो निम्न मध्य वर्ग की चीज़ है। मुझे इतनी ताज्जुब लगा कि क्या क्लास से मेरा वो पता लगेगा, क्योंकि मेरे घर का सोफिस्टिकेशन, शोषित वर्ग की बात करने वाला, दलितों की बात करने वाला पिछड़ा है। जी, पिछड़ा है। अजीब सी व्यंग्यात्मक ये टिप्पणी है। मुझे तो हैरत हो गई कि ये क्या बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि देखिए आप 80% लोगों की परेशानी को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हर वक्त आप रोटी रोटी ना कीजिए, लेकिन रोटी से ही तो कहानियाँ बनती हैं।
मतलब 80% जनता के दर्द को नजरअंदाज करके जो आप लिखेंगे वो लेखन नहीं होगा। और अभी बहुत दिलचस्प बात हुई कि पत्रकार सदन करके एक मैगजीन है, उसमें मुझसे इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था कि क्या बात है कि आपके पात्र 7 नदियां एक समुंदर में हर वक्त खाते पीते नजर आते हैं। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे लोग नज़र डालते हैं या जल्दबाजी में चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं महसूस करती हूँ मैं उन सवालों को। मानी बात है कि अगर आप मेहमान नवाज हैं, आप पुरानी परंपराओं के साथ चल रहे हैं, तो आने वाले को पानी भी देंगे और कुछ सामने भी रखेंगे। ये तो हमारे गांव में होता है, बिना गुड़ और पानी के आप वो कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे इंसानियत को रौंदने की बहुत सारी चीज़ें ईजाद हो गई हैं, वहाँ मुझे लगता है कि ये सारी आवभगत भी, मैं ये बड़ी बारीक बात कह रही हूँ, लेकिन वो देखिए चीज़ें मतलब संदर्भ से काट करके जी एकदम अलग हो रही, क्योंकि इंसान और इंसान का जो रिश्ता है ना, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। नाज़रा जी, आपकी एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, इमाम साहब। इसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो द्रवित हुआ था, और जब दोबारा पढ़ा तो पहले से अधिक द्रवित हुआ। ये इस तरह की कहानी है जिसमें ये दिखाया गया कि यानी धार्मिकता और उन्माद तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन धर्म के प्रतीकों का किस कदर अवमूल्यन होता चला जा रहा है। और उस इमाम की जो गरीबी है, उसके परिवार की जो हालत है, वो सच में ऐसी है कि लगता है क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं। ये इस कहानी को पढ़ करके मुझे ये लगा था कि ये कहानी समूचे हिंदी साहित्य में सिर्फ नासिरा शर्मा लिख सकती थी, और मुझे लगता है कि किसी भी कहानीकार के लिए इससे बड़ी तारीफ शायद मेरे पास नहीं है। ये कहानी वही लिख सकता था, वही लिख सकती थी। मुझे तो लगता है इसके ये पीछे क्या कोई ऐसा जीवंत कोई जीवंत नहीं है, क्योंकि मुझे जानते हैं मैं धर्म से बहुत अलग होके धर्म को देखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो करबला को मैं एक इतिहास की घटना मानती हूँ, और अगर मैं शिया हूँ तो फिर मुझे हक की लड़ाई जो हुसैन ने लड़ी थी, मुझे उस तरह से देखना चाहिए। अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू धर्म से मैं प्रभावित होती हूँ उसकी पूरी सजावट के साथ, एस्थेटिक सेंस के साथ, तो मुझे महाभारत और रामायण मुझे हॉन्ट करते हैं, उसके किरदार करते हैं, सब कुछ करता है। कई परंपराओं की मिलीजुली वारिस आप खुद को अच्छा, उसके बाद जब मैं देखती हूँ अपनी माँ का बैकग्राउंड, तो वो आ जाता है बंगाल से। अपने फादर के रूट्स जब मैं देखती हूँ तो वो अफ़गानिस्तान, ईरान से आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुझ तक पहुँचते पहुँचते ये 3-4 चीज़ें मिक्स हुई हैं, उसने मेरा दिमागी विकास बहुत किया है। सरहदों को मैं पहचानती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है किसी भी इंसान को जब मैं देखती हूँ तो उसके अपने पूरे फॉर्म में देखती हूँ। मेरे ऊपर धर्म का कोई साया नहीं रहता है, विचारधारा का कोई साया नहीं रहता है, और मेरी अपनी कुंठाएं नहीं हैं। इस चीज़ को जितनी खूबसूरती के साथ और जितनी मार्मिकता के साथ इस कहानी में प्रकट किया गया है, मुझे जानते हैं किस बात की खुशी लग रही कि निदा फाजली ने, रफ़त सरोश साहब ने, आपने और बहुत सारे लोगों ने जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने ये कहानी इतनी ज़्यादा पसंद की कि मुझे जानते हैं किस बात की खुशी होती है कि मैं ऐसी कहानियाँ लिख पाई जो संवेदना नहीं बांट पाई। कितने लड़कों ने आके कहा कि हमारे पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं, एकदम ज़िंदगी उनकी वैसी, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, परेशानी, मतलब इस कहानी ने सबको बराबर से विचलित किया। तो मैं ये सुन के बहुत मुझे खुशी लगती कि कम से कम व्यथा का संसार मैंने बांटा नहीं। आपकी एक कहानी तक्षशिला का और जिक्र करना चाहूँगा। उस तक्षशिला कहानी में ये जो एक नारीवादी ये आंदोलन कई बार बहुत झूठा भी इस तरह का चलता है कि जैसे स्त्रियों का संसार अलग है, पुरुषों का संसार अलग है, और दोनों में कोई बहुत इस तरह की दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बड़े दिखावटी तौर पर भी बहुत आ रही हैं। लेकिन आपकी तक्षशिला कहानी पढ़कर ये लगता है कि आप इस सबको न मानते हुए ये मानते हैं कि जैसे दोनों मिलकर एक संसार रचे, अभी उन दोनों का प्रेम बड़ा खूबसूरत प्रेम है। देखिए, अभी जन मोर्चा में मेरा एक इंटरव्यू छपा था और उसमें मैंने इसी झुंझलाहट का इजहार किया था और कहा था मैं नारीवादी नहीं हूँ। देखिए, कहानियाँ हमेशा औरत की होती हैं। आप बड़े बड़े दुनिया के फनकार लीजिए, हिंदुस्तान के फनकार लीजिए, हर एक ने औरत को किरदार बनाया है, क्योंकि औरत के चारों तरफ जिंदगी है।
लेकिन औरतें जब व्यक्तिगत होके अपनी व्यथा की गिराहें खोलने लगें तो फिर मैं अपनी पहचान उनसे अलग बनाती हूँ। मेरे ख्याल इस कहानी की जी। सबसे बड़ी खूबसूरती ये जी। है कि वो जो जर्नलिस्ट लड़की है, जब वो थक कर के बाहर की दुनिया से लौटती है और कहती है मैं नौकरी नहीं करूंगी, तो उसका पति ही है जो कहता है कि नहीं, बर्दाश्त करो, दूसरे एक चीज बर्दाश्त और, करो और तुम्हें खुद लड़ना होगा, तुम किसी पुरुष का आश्रय क्यों चाहती हो। मुझे जी, लगता है बिल्कुल। कि इस तरह के किरदार भी हो सकते हैं। आपने उनकी संभावनाओं की ओर इशारा जी। किया। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मेरी नज़र में जो मैं जिससे लड़ती हूँ वो समाज है। समाज के नियमों को हम ही ने बनाया, जी। वो नियम पुराने पड़ गए, हम नए रह गए। हर पीढ़ी जो है वो नए अंदाज से आती, नई संवेदनाओं के साथ आती, नए इच्छाओं के साथ आती, लेकिन जो हमारे नियम है वो हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं करते, जिसका जिक्र हमने संसार में भी किया था कि बताइए अगर ऐसा हो जाए तो फिर कौन सा धर्म है जो हमें सज़ा देगा या हमको राह दिखाएगा। उसी तरह मैं कहूँगी कि औरत के सिलसिले से, औरत अगर 80% शोषित है तो मर्द मेरी नज़र में इसी व्यवस्था में, इसी समाज में 50 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, शोषित है। मर्द भी कौन सी अपनी ज़िंदगी जीता है ये बता दीजिए। तो उसमें मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है कि मेरे मर्द किरदारों को, जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जो व्यवस्था से जकड़े हुए हैं या उसकी मार से ज़ख्मी हैं, या उनकी अपनी कुंठाएं हैं, या उनके अपने दर्द हैं, उनको लेके जो मैंने नरेश को, रफ़त को या तक्षशिला के उसको किया, उसके ऊपर किसी ने नज़र ही नहीं डाली। और एक बात मैं और कहूँगी, देखिए आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा औरतों पे काम हुआ, उनके उत्थान, उनके विकास पे रोज़ाना गोष्ठियाँ हो रही हैं, एक से एक बहादुर औरतें कहानियों और फिल्मों के ज़रिए लाई जा रही। कभी किसी ने सोचा है कि एक पुरानी दबी हुई औरत और एक बहुत ही तेज़ तर्रार औरत के बीच के रास्ते में जो लंबाई है उसको एक मर्द कैसे तय करे? क्या कभी मर्द पे काम करने को किसी ने सोचा? कभी उनकी कुंठाएं, दर्द और ये है, मर्द से पूछिए कि एकदम से वो एक ऐसी माँ को झेलता है जो उसके बाप और उसकी व्यवस्था घर की उसके हर दर्द को सहती है, लेकिन सडनली वो आईएएस औरत से उसका ब्याह हो जाता है और वो खुद भी आईएएस, तो वो क्या होगा? क्योंकि देखिए एक आईएएस औरत या एक राइटर औरत सिर्फ जब बिस्तर पे जाती है तो वो कल के खाने के बारे में नहीं सोचती है, उसको अपने ऑफिस के बारे में सोचना, अपनी कहानियों के बारे में सोचना है, योजनाओं के बारे में सोचना है। तो उस औरत से जो अंदर से मर्द की तरह बदल गई हो, उससे मर्द कैसे अपना संवाद को करे, या वो औरत कहाँ से उस मर्द की सारी खूबसूरती को जिए, इस पे काम होना बाकी। और मेरे किरदारों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। धन्यवाद नासिरा जी, आपसे आपकी कहानियों को लेकर और आपकी जीवन दृष्टि को लेकर बहुत विचारोत्तेजक बातचीत हुई। इससे आपकी कहानियों को समझने में एक नई दृष्टि और एक नया अंदाज शायद मिलेगा। धन्यवाद।